हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सदिश राशि का निरूपण करना सिखाऊंगा कि सदिश राशि का जो निरूपण है वो किस प्रकार से और कितने तरीके से किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विशेषतः सदिश राशियों का जो निरूपण है वो करना बिल्कुल अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ लिया था कि जो भौतिक राशियाँ होती है वो मुख्यतः दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती है, जिसे हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि के रूप में जानते हैं। अगर बात करें सदिश राशि का, तो सदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिनका परिमाण के साथ साथ कोई एक निश्चित दिशा होती है, जबकि अदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिनके परिमाण के साथ कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती, यानी इनकी जो दिशाएं होती है वो निरंतर बदलती रहती है। जबकि जो सदिश राशियों की जो दिशा होती है वो निरंतर बदलती नहीं, बल्कि वो दोस्तों निश्चित रहती है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं सदिश राशियों पर कि आखिर जो सदिश राशियों का जो निरूपण है वो भौतिकी में किस तरीके से और किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, भौतिकी में सदिश राशियों का निरूपण करने हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर सदिश में जो दोस्तों निरूपण करने की जो विधियां हैं वो कितनी है और किस तरीके से उसको किया जाता है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, भौतिकी में सदिश राशियों का निरूपण कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है सदिश राशि का निरूपण। तो बात करें अगर सदिश राशि का निरूपण करने का, तो सदिश राशि का जो निरूपण है वो मुख्यतः दो विधियों के रूप में किया जाता है, जिसमें आपका पहला विधि है सांकेतिक विधि द्वारा और जो दूसरा विधि है वो है ज्यामितीय विधि द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि समझते हैं ये कि आखिर जो सांकेतिक विधि है वो वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैंने आप लोग को यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखा है, जिससे कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने नोटबुक पर उतार सकते हैं। दोस्तों, सांकेतिक विधि द्वारा में जो सदिश राशि का जो निरूपण है उसमें ये बताया जा रहा है, आप लोग समझिएगा, उसमें बताया जा रहा है सदिश राशि को सांकेतिक विधि द्वारा प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला पर तीर का निशान बना दिया जाता है या अंग्रेजी वर्णमाला को मोटा कर दिया जाता है। एक बार फिर से आप लोग इसे पढ़ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है सदिश राशि को सांकेतिक विधि, सांकेतिक मतलब कि सांकेत रूप से दर्शाने हेतु, ठीक है, सांकेतिक विधि द्वारा प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला पर तीर का निशान बना दिया जाता है या अंग्रेजी वर्णमाला को मोटा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे में हमने ले लिया है सदिश ए के लिए, यानी मान लेते हैं दोस्तों कि कोई सदिश राशि ए है और हमें क्या करना है कि इस सदिश राशि का निरूपण करना है भौतिकी में। तो इस सदिश राशि का निरूपण भौतिकी में करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम लोग इसका निरूपण किस प्रकार से करेंगे, सांकेतिक विधि द्वारा या ज्यामितीय विधि द्वारा। तो हमें इसका जो निरूपण है वो करना है सांकेतिक विधि द्वारा। तो दोस्तों, सांकेतिक विधि द्वारा में जो नियम है आपका वो ये कहता है कि सदिश राशि को सांकेतिक विधि द्वारा प्रदर्शित करने के लिए जो इसका अक्षर होगा ना, यानी यहाँ पर जो अक्षर वो कौन है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो अक्षर है सदिश राशि का वो है ए। तो यहाँ पर जो आप ए देख रहे हैं वो क्या है, तो वो दोस्तों एक प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है और इसमें बताया जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला पर तीर का निशान बना दिया जाता है यदि वो राशि सदिश है तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ए देख रहे हैं यह एक प्रकार का सदिश राशि है और हमें क्या करना है कि इसको सांकेतिक रूप में प्रकट करके दिखाना है कि यह राशि वास्तव में सदिश है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस ए के ऊपर हम लोग तीर का निशान दे देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस ए के ऊपर में एक तीर का निशान है। तो दोस्तों, जब इस ए के ऊपर तीर का निशान है तो हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारा ए है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का सदिश राशि है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो ए है, जो यहाँ पर जो आप लेटर ए देख रहे हैं उसे दोस्तों आप लोग इसके वास्तविक आकार से थोड़ा मोटा आकार में इसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि या तो हम लोग उस वर्णमाला पर तीर का निशान दे देंगे या फिर उस अंग्रेजी वर्णमाला को मोटा कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने ए के ऊपर तीर का निशान दिया है या फिर हमने इस ए को थोड़ा सा मोटा कर दिया है। जब आप इसे थोड़ा सा मोटा कर दिए तो अभी आपको सांकेतिक रूप में यही प्रदर्शित करके बताएगा कि हम क्या हैं, हम सदिश राशि हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरा सदिश राशि है वो है बी। तो हमने ले लिया सदिश बी के लिए,
ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सदिश b के लिए अगर हमें इसको सांकेतिक रूप में प्रकट करके दिखाना है कि जो राशि b है वह एक प्रकार का सदिश राशि है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सांकेतिक विधि के लिए इस राशि के ऊपर हम लोग तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो तीर चिन्ह है वो यह बताएगा कि यह राशि सदिश है। अगर तीर चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो दोस्तों ये जो राशि होगी वो ये जानी जाएगी कि जो राशि है वह एक प्रकार का अदिश राशि है। यानी अभी इसके ऊपर तीर का निशान नहीं है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का अदिश राशि है। लेकिन जैसे ही हम इस b के ऊपर तीर का निशान लगा देंगे या फिर इस b को थोड़ा सा हम मोटा कर देंगे तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि नहीं, जो हमारा सदिश जो b है, जो हमारा b जो राशि है वो एक प्रकार का सदिश राशि है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है दूरी s के लिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दूरी को सांकेतिक रूप से प्रकट करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर s का प्रयोग करते हैं। कभी कभी r का भी करते हैं, कभी d का भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने दूरी के लिए s का प्रयोग किया है। तो दोस्तों अब आप लोग ये देखो कि जो दूरी होती है वो आपका सदिश राशि है कि वो आपका अदिश राशि है। तो दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किसी वस्तु की जो दूरी होती है उसमें जो दिशा आएंगे वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। यानी किसी वस्तु की दूरी के लिए जो दिशाएं होती है वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं रहती है। यदि कोई वस्तु की जो दिशा होती है अगर वो निश्चित हो जाएगी तो उस स्थिति में उस वस्तु की जो दूरी होगी वो विस्थापन के रूप में चेंज हो जाती है, ना कि वह दूरी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिए हैं दूरी s के लिए। तो दोस्तों जब हमने दूरी s के लिए लिया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि s के ऊपर क्या है, तीर का निशान है। जैसे ही हमने s के ऊपर तीर का निशान रख दिया तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि जो वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वह एक प्रकार का दूरी नहीं बल्कि वह विस्थापन है। क्यों? क्योंकि s के ऊपर तीर का निशान है। तीर का निशान यह बता रहा है कि वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वह एक निश्चित दिशा से प्राप्त हुआ है और एक निश्चित दिशा उसी दूरी के लिए आ सकती है जो दूरी विस्थापन के लिए होगी। क्योंकि आपको पता है कि विस्थापन के लिए किसी वस्तु की जो दूरी होती है उसमें जो दिशा प्रयुक्त होता है वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, अर्थात वह अपरिवर्तनशील रहता है। तो जब हमने इसके ऊपर तीर का निशान लगाया तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी जो दूरी होगी वो विस्थापन के इक्वल होगी। आपको पता होगा कि दोस्तों एक विस्थापन मतलब सभी विस्थापन दूरी हो सकती है लेकिन सभी दूरी विस्थापन नहीं हो सकती है। मेरी बातों को समझ रहे ना? या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसी s को मोटा कर सकते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि यह हमारा एक तरीके से क्या है, यह सदिश राशि है। अगर बात करें यहाँ पर चाल का तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग चाल को एच से भी डिनोट करते हैं और भी से भी डिनोट करते हैं, लेकिन अधिकतर भौतिक में जो चाल है वो हम लोग भी से ही डिनोट करते हैं। तो दोस्तों चाल भी के लिए तो जैसे ही अगर चाल भी है तो हम लोग ये समझेंगे, जैसे देखिए अगर जब तक ये भी है जब तक भी है तो हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का वस्तु का चाल है। लेकिन जैसे ही आप इस भी के ऊपर तीर का निशान लगा दीजिएगा यानी यहाँ पर तीर प्रयुक्त हो जाएगा तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो चाल यहाँ पर नाम लिया गया है चाल भी के लिए तो ये वास्तव में चाल नहीं है बल्कि यह वेग हो चुका है। क्या हो चुका है? वेग। क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग चाल को भी से ही डिनोट करते हैं और जो वेग होता है उसको भी हम लोग भी से ही डिनोट करते हैं। लेकिन डिफरेंट ये होता है कि चाल में जो भी वाला अक्षर है उसके ऊपर तीर का निशान नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाल एक अदिश राशि होता है। लेकिन जो वेग होता है उसमें जो संकेताक्षर जो भी होता है उसके ऊपर तीर का निशान होता है। आप लोग अगर भौतिकी में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये पता चल रहा है भी है दोनों, लेकिन एक पर तीर है और एक पर तीर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हाई वाला भी जोन है वो है अदिश राशि, हाई वाला जोन भी है वो है सदिश राशि। तो यहाँ पर ये वाला जो भी होगा वो हो जाएगा वेग, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है। और यहाँ पर जो ये भी होगा वो एक प्रकार का हो जाएगा अदिश राशि, क्योंकि चाल जो होती है वो एक प्रकार का अदिश राशि होती है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग सांकेतिक विधि द्वारा इन सदिश राशियों का निरूपण कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग भी को मोटा कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं हम लोग इसके परिमाण का। ठीक है, यानी कि सांकेतिक विधि द्वारा हम लोग इसका परिमाण कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोग बताया था ना कि किसी राशि का परिमाण उस राशि में जितनी बार मात्राओं को शामिल किया जाता है उन मात्राओं की एक प्रकार की वह संख्या होती है। मैंने आप लोग बताया था ना, जैसे कि अगर आपको 10 किलोग्राम अगर मान के चलते हैं चावल लेना है
तो 10 किलोग्राम चावल कहने का मतलब है कि जो किलोग्राम है वो 10 बार शामिल किया गया है। यानी अगर आप 10 बार किलोग्राम को जोड़ दोगे तो आपको निकल कर आएगा 10 किलोग्राम। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि जो किलोग्राम है वह 10 बार शामिल किया गया है, तब जाकर यह 10 किलोग्राम बना। तो आप समझ सकते हैं कि किसी राशि का परिमाण उस राशि में प्रयुक्त किए गए मात्रकों की संख्या को बताता है। ठीक है, कि कितनी बार ये मात्रक प्रयुक्त हुआ है। तो कितनी बार हुआ है? तो 10 बार। अगर हम यहाँ पर लिख लें 50 kg गेहूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो किलोग्राम है वो 50 बार प्रयुक्त हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाण बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सदिश राशि का, ये तो हो गया दोस्तों का चीज, ये तो हो गया उसका निरूपण यानी सांकेतिक विधि द्वारा। ठीक है, संकेताक्षर रूप में। अब अगर इसके परिमाण को व्यक्त करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो दोस्तों किसी सदिश राशि के परिमाण को सांकेतिक विधि द्वारा प्रदर्शित करने के लिए मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स कहने का मतलब कि उसे हिंदी में हम लोग मापांक के रूप में जानते हैं। दोस्तों मापांक को सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 छोटी रेखाखंड का प्रयोग करते हैं और बीचवा में क्या होगा? आपका सदिश राशि। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मापांक क्या होता है। दोस्तों देखिए, मापांक किसी राशि का एक ऐसा संख्यात्मक मान होता है जो ये बताता है कि उस राशि का जो मान होगा या तो शून्य होगा या शून्य से अधिक होगा, लेकिन बिल्कुल भी शून्य से कम नहीं होगा। देखिए, अगर मान के चलते हैं सपोज डेट कि किसी राशि का अगर परिमाण अगर मिल जाए -5, कितना मिल जाए? -5। अगर आप इसे, अगर इस -5 को अगर आप मॉडुलस के प्रयोग से रखते हैं, मॉडुलस में यानी दोनों तरफ छोटा रेखाखंड और -5 को अगर आप ले लेते हैं तो जानते हैं इसका मान कितना आएगा? इसका मान आएगा 5। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये मॉडुलस आप देख रहे हैं, ये जो मॉडुलस आप देख रहे हैं जो परिमाण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये दोस्तों ये बताता है कि किसी राशि का जो अधिकतम मान होगा या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए? ये -5 है। जब आपने इसमें -5 रखा तो ये -5 नहीं निकाल के देगा, ये क्या निकाल कर देगा? ये 5 देगा। दोस्तों जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि किसी भी राशि का जो परिमाण होगा वो दोस्तों या तो शून्य हो सकता है या तो शून्य से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि परिमाण का मतलब ही होता है कि किसी राशि में उसके मात्रक को जितनी बार शामिल किया जाता है उस मात्रकों की संख्या क्या कहलाती है? उसका परिमाण कहलाता है। तो दोस्तों अगर किसी राशि का मात्रक शामिल नहीं किया जाएगा कि मतलब एक भी बार शामिल नहीं किया जाएगा तो उस क्या हो सकता है? परिमाण कितना मिलेगा? शून्य मिलेगा। अगर 2 बार शामिल किया जाएगा, जैसे कि अगर किलोग्राम 10 बार शामिल किया गया है तो परिमाण कितना मिल रहा है? 10 किलोग्राम। अगर यहाँ पर किलोग्राम 50 बार शामिल किया गया है तो इसका परिमाण कितना मिल रहा है? 50 किलोग्राम। अगर मीटर 30 बार शामिल किया गया है तो इसका परिमाण कितना मिल रहा है? 30 मीटर। अगर नहीं शामिल किया जाता तो मिलता कितना? 0 मीटर। ठीक है, अगर समय है तो समय को यहाँ पर अगर 5 बार शामिल किया जा रहा है तो मिल रहा है 5 सेकेंड। अगर समय नहीं रहता तो मिलता है आपका 0 सेकेंड। लेकिन इससे छोटा कैसे हो सकता है? अब आपका -30 या -10 या -50 थोड़ी ना हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, यानी -50 kg कभी भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है? यह परिमाण के विरुद्ध है। परिमाण के जो परिभाषा है उसके यह खिलाफ है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण है उसको सांकेतिक विधि द्वारा सूचित करने हेतु हम लोग मॉडुलस का प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में मापांक के रूप में जाना जाता है, जिसका मान सदैव या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा। अगर राशि अगर ऋणात्मक भी होगी तो उसे वो धनात्मक रूप में चेंज करके प्रदान कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर राशि, अगर सदिश राशि अगर a है तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा? मॉडुलस a वेक्टर इक्वल टू a। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर मान कितना निकला? a। यहाँ पर देखिए b वेक्टर बता रहा है कि यह सदिश राशि है तो इसका परिमाण आ जाएगा b। अगर यह s वेक्टर क्या है? सदिश राशि है तो इसका परिमाण आ जाएगा s। v वेक्टर सदिश राशि है तो इसका परिमाण आ जाएगा v। यानी कोई भी अपने माइनस के रूप में नहीं है, सब क्या है? ये सब के सब अपने प्लस के रूप में है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि सांकेतिक विधि द्वारा किसी राशि का जो निरूपण है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपका जो पहला है वो आपका खत्म हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ज्यामितीय विधि द्वारा निरूपण। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर नाम लिया ज्यामितीय, तो ज्यामितीय कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो ये विधि होगा वो आपके ज्यामितीय गणित से संबंधित होगा, इसीलिए इसका जो नाम है वो दिया गया है ज्यामितीय विधि द्वारा निरूपण। तो जरा हम लोग क्या करते हैं कि ज्यामितीय विधि द्वारा जो निरूपण है उसे थोड़ा पढ़ लेते हैं और तब जाकर इसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें दोस्तों देखिए क्या बताया जा रहा है, सदिश राशि को ज्यामितीय विधि द्वारा निरूपित करने हेतु एक सीधी रेखाखंड या एक तीर का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपके सामने ये देखा जा रहा है। देखिए ये भी तीर है और ये भी तीर है, ठीक है। तो दोस्तों इस तीर में
जो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं तीर का नोक। क्या बोलते हैं? तीर का नोक। इसका जो अंतिम बिंदु है नीचे जिस पर तीर नहीं है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? तो पाद बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। उसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा पाद बिंदु, ये हो जाएगा तीर का नोक। ठीक है, तो देखिए हम लोग अगर किसी सदिश राशि का निरूपण ज्यामितीय विधि द्वारा करेंगे तो उस विधि में क्या होगा कि दोस्तों आपको एक सीधी रेखाखंड या एक तीर का प्रयोग करना पड़ेगा। काहे करना पड़ेगा? काहे से कि दोस्तों ज्यामितीय विधि में किसी सदिश राशि का निरूपण करने हेतु यहाँ पर जो आप तीर का प्रयोग कर रहे हैं, इस तीर में जो दोस्तों आपका तीर का नोक है, देखिए जो ये तीर का नोक है यह दोस्तों सदिश की दिशा को बताता है। जो तीर का आप नोक देख रहे हैं, जो सदिश राशि है ना, जो राशि है ना, उसकी दिशा को बताता है। आज जबकि संपूर्ण जो आप लंबाई देख रहे हैं तीर का, देखिए ये संपूर्ण जो आप लंबाई देख रहे हैं, ये वाला लंबाई टोटल, ये जो लंबाई है यह सदिश राशि के परिमाण को बताता है कि इसका जो परिमाण है वो कितना है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग अभी समझिएगा। कैसे? तो आप लोग समझिए। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान लेते हैं कोई लड़का पूर्व में 5 मीटर चलकर, तो देखिए कोई एक लड़का है जो कि पूर्व दिशा में। तो दोस्तों मैंने दिशा का निर्धारण करने के लिए एक यहाँ पर आकृति लिया है। देखिए हम लोग ऐसे दिशा का निर्धारण करते हैं, ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, इधर होगा पश्चिम और उधर होगा पूर्व, और इसके अनुसार क्या होगा? आपके दिशा का निर्धारण होगा। तो मान के चलते दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, या इस बिंदु पर कोई एक लड़का खड़ा है। ठीक है, कोई एक लड़का खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ से जो लड़का है बताया है पूर्व में। तो पूर्व किधर है? तो देख सकते हैं पूर्व दोस्तों आपका इस साइड है, इस साइड है ना। तो ये भी क्या करेगा? इस साइड चलेगा, इस साइड करेगा, इस साइड चलेगा। तो इस साइड कितना चलता है? 5 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ले लेंगे 5 मीटर। कहाँ तक? तो यहाँ तक। तो देख सकते हैं ये जो तीर का नोक है, ये जो आप तीर का नोक देख रहे हैं, ये तीर का जो नोक है वो दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो किस दिशा में व्यक्त कर रहा है? तो पूर्व दिशा में। ठीक, आज जो आप ये तीर की लंबाई देख रहे हैं, पाद बिंदु से तीर के नोक तक जो आप ये लंबाई देख रहे हैं तीर का, ये क्या कर रहे हैं? परिमाण को व्यक्त कर रहे हैं। कितना मीटर? तो 5 मीटर। तो कितना मीटर चल रहा है? यानी जो लड़का पूर्व दिशा में जितना चल रहा है वही क्या है? अब बताइए, जो चल रहा है वो तो दूरी हुआ, तो दूरी का जो मान आपको मिल रहा है वही क्या होगा? उस राशि का परिमाण होगा। तो पूर्व दिशा में चली गई जो उसकी दूरी है वो है 5 मीटर। तो 5 ही मीटर का होगा इस लड़के का परिमाण होगा। तो यहाँ पर जो आप तीर के नोक से पाद बिंदु के बीच जो आप रेखाखंड की लंबाई की जो आप माप देख रहे हैं वो कितना है? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर जो है यही दोस्तों क्या कहलाएगा? यही दोस्तों आपका परिमाण कहलाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ज्यामितीय विधि द्वारा निरूपण करने में जो आपके तीर में जो आपके दोस्तों तीर और नोक के बीच की जो लंबाई आएगी वो सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करेगी, जबकि उसका जो नोक होगा वो सदिश राशि के दिशा को व्यक्त करेगी। तो ये जो नोक है वो किस दिशा में है? तो ये दोस्तों है ईस्ट, यानी कि यह पूर्व दिशा में है। फिर क्या बोला है यहाँ पर? देखिए यह ईस्ट दिशा में है, पूर्व दिशा में। फिर क्या बोला है? पुनः उत्तर दिशा में। तो अब इसमें देखिए, इसमें झांकिएगा कि उत्तर दिशा किधर है। तो दोस्तों उत्तर दिशा आपका इस साइड है, ऊपर में। तो देखिए ये भी ऊपर की ओर चला है ना। अब ये क्या हुआ? इस यहाँ से यह मुड़ चुका है लड़का। तो उत्तर दिशा में 8 मीटर तक चलता है, 8 मीटर तक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तीर कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीर मिल रहा है। तो इस तीर से इस पाद बिंदु तक के बीच की जो दूरी है उत्तर दिशा में वो कितना है? तो ये है दोस्तों आपका 8 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 8 मीटर ले लेंगे। ठीक है, तो जो आप तीर के नोक और पाद बिंदु के बीच की जो लंबाई देख रहे हैं ये आपका क्या आ जाएगा? आपका परिमाण, जो कि बता रहा है कि लड़का ने उत्तर दिशा में कितना चला? तो 8 मीटर चला। ठीक है, फिर इसमें बोल रहा है फिर पूर्व दिशा में 3 मीटर तक चलता है। तो फिर क्या होगा? फिर जो हम लोग ज्यामितीय निरूपण में जो रेखाखंड प्रयोग करेंगे वो क्या करेगा? उसमें तीर का जो नोक होगा वो दिशा को बताएगा। तो किस दिशा में? तो फिर किस दिशा में चल रहा है? तो पूर्व दिशा में चल रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तीर का नोक है वो पूर्व दिशा की ओर है और इसकी जो लंबाई है वो छोटी है, मतलब 5 मीटर से छोटी है। तो कम भी तो चल रहा है ना, कितना? 3 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कितना?
तो 3 मीटर। आइए जो 3 मीटर है वो दोस्तों ये 5 बिंदु और इस तीर के नोक के बीच की दूरी है जो कि उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम लोग किसी राशि का जो दोस्तों निरूपण है वो ज्यामितीय विधि द्वारा हम लोग कर सकते हैं सदिश राशि का। तो देखिए अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व चला, फिर यहाँ से उत्तर चला, फिर पूर्व चला, तो ये सदिश राशि कैसे हुआ? इसके जो दिशा है वो तो परिवर्तित हो रहा है। तो दोस्तों मानते हैं इसकी दिशा परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो चल रहा है तो इसकी चलने की जो दूरी होगी वो कोई एक निश्चित दिशा ही तो लेकर चल रहा है। पहले देखिए, पहले क्या किया है कि एक निश्चित दिशा की ओर चला है 5 मीटर, ठीक, फिर एक निश्चित दिशा की ओर चला है 8 मीटर, फिर एक निश्चित दिशा की ओर चला है 3 मीटर। अब बदल जाए तो इसकी बातें अलग हैं। अब बदल जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसके संपूर्ण स्वरूप को हम लोग बोलेंगे अदिश। लेकिन जैसे जैसे चला है वो एक तरीके से क्या किया है, वो अपने को एक निश्चित दिशा को पकड़ के चला है। यानी पहले क्या किया है, एक निश्चित दिशा लिया है पूर्व, फिर अगला एक निश्चित दिशा लिया है उत्तर, और फिर अगला लिया है एक निश्चित दिशा पूर्व। फिर अगर पूरा को अगर हम मिला लें तो दिशा में परिवर्तन है। लेकिन जैसे जैसे चला है सीरीज बाई सीरीज क्रमबद्ध वो एक निश्चित दिशा पकड़कर चला है। तो उसके निरूपण के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेखाखंड का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि दोस्तों आपके ज्यामितीय विधि में आती है। अगर आप इतना करना सीखोगे तभी कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको दोस्तों डायग्राम के माध्यम से यानी फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से आप लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और तब उस चित्र के माध्यम से आप लोग उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं करने आएगा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस यही एक लक्ष्य था कि आप लोग को सदिश राशि का जो निरूपण है वो करना मैं सिखा दूं। उसके बाद ही दोस्तों मैं आप लोग को मापन में लेकर चलूंगा कि मापन वास्तव में होती क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से ये जान लिया होगा कि सदिश राशि का निरूपण हम लोग किस तरीके से करते हैं और कितनी विधियां होती हैं, और इन विधियों में हम लोग राशियों का जो निरूपण है वो किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई दोस्तों ऐसा टॉपिक होगा जो समझ में ना आया हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।